Hello students, welcome to concept classes. So today is our moving charges and magnetism part 7. So in the previous video I have discussed force on a current carrying conductor placed in a magnetic field and force between two parallel current carrying conductor when the current is flowing in the same direction and when the current is flowing in the opposite direction. So these two topics were discussed in the previous video, and today in this video I'm going to start with torque on a current loop placed in a magnetic field. ठीक है, तो आप देख सकते हो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है कि हमारे पास एक करंट लूप है. आई हैव अ रेक्टेंगुलर करंट लूप विच इज नेम्ड एज पी क्यू आर एस. तो आप देख सकते हो यहाँ पे पी क्यू आर एस, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप का करंट लूप है और इस करंट लूप को हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया है. जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है विच हैज द सेम मैग्नीट्यूड एंड इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है अलोंग द रीजन, जिस रीजन में हमने इस फील्ड को अप्लाई कर रखा है. ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे ज्यादा फील्ड होगा स्ट्रॉन्ग, कहीं पे कम स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब वो फील्ड जो हर जगह यूनिफॉर्म रहेगा, एक जैसा रहेगा, उसकी मैग्नीट्यूड, उसका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द रीजन, जिस भी रीजन में हमने उस मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर रखा है. ठीक है, तो वी हैव अ रेक्टेंगुलर कॉइल पी क्यू आर एस. अब आप देख सकते हो ये जो आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल है पी क्यू आर एस, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कंडक्टर. तो ये जो कॉइल है इसको हम मान सकते हैं कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 करंट कैरिंग कंडक्टर. पहला जो कंडक्टर है वो हमारा यहाँ पे पी क्यू हो गया विच इज वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल. तो पी क्यू पहला कंडक्टर हो गया, आपका क्यू आर सेकेंड कंडक्टर हो गया, आर एस आपका थर्ड कंडक्टर हो गया और एस पी आपका फोर्थ कंडक्टर हो गया. तो हम मान सकते हैं कि हमारी जो करंट लूप है वो 4 कंडक्टर के कॉम्बिनेशन से बना है. और अब हम क्या करेंगे, हम हर कंडक्टर पे ये देखेंगे कितना फोर्स काम करेगा. तो पिछली वीडियो में जो हमने टॉपिक किया था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो वही जो हमारा फोर्स निकला था उसी फोर्स को हम यहाँ पे चारों कंडक्टर पे लगाएंगे और फिर हम इनका वेक्टर सम लेंगे और फिर देखेंगे हम कि नेट फोर्स कितना लगा, या फिर यहाँ पे क्या पता टोर्क बन जाए. टोर्क को भी हम डिफाइन करेंगे. एग्जैक्टली यहाँ पे टोर्क ही लगेगा. टॉपिक आप देख सकते हो टोर्क ऑन अ करंट लूप. ठीक है, अब वो टोर्क कितना लगेगा, कैसा लगेगा, टोर्क की डायरेक्शन क्या होगी, सारी चीजें डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारे इस पिक्चर में, इस डायग्राम में हमें क्या क्या गिवन है. तो एक पी क्यू आर एस हमारे पास करंट लूप है, रेक्टेंगुलर शेप का है. इस करंट लूप की जो विड्थ है हमारे पास वो हमारे पास ए है. ए इज द विड्थ ऑफ द करंट लूप और जो बी है, बी इज द लेंथ ऑफ द करंट लूप. तो इस करंट लूप का जो लेंथ है उसे हमने बी से नाम दे दिया. तो अगर हमारी पी एस साइड बी है तो क्यू आर साइड भी कितनी हो गई, हमारी बी हो गई. इसी तरीके से हमारी जो पी क्यू विड्थ है वो हमारी ए है. इसी तरीके से एस आर जो विड्थ है वो भी कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी. ठीक है, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या हो गया, बी हो गया. और ये जो आपको कैपिटल एन दिख रहा है, कैपिटल एन इज नॉर्मल टू द करंट लूप. तो करंट लूप का जो नॉर्मल है दैट इज परपेंडिकुलर टू द करंट लूप, वो हमारा क्या है यहाँ पे एन है. और मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द करंट लूप, सो एरिया के नॉर्मल जो हमारा वेक्टर है जो एन है, कैपिटल एन, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा कितना है, बी है. इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, थीटा इज द एंगल. समझ आया? तो ये सारी चीजें बहुत ढंग से आप देख लीजिए क्योंकि ये टर्म्स आपको समझ आनी चाहिए. ए क्या है हमारा, बी क्या है हमारा, थीटा क्या है यहाँ पे. सो थीटा क्या है, जो हमारा करंट लूप है उस करंट लूप का जो नॉर्मल है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ करंट लूप, जो डायरेक्शन देता है हमें करंट लूप की. ठीक है, इस एरिया की डायरेक्शन देता है. सो एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द करंट लूप. तो ये जो करंट लूप है इसके परपेंडिकुलर जो हमारी डायरेक्शन है वो कौन शो कर रहा है, कैपिटल एन शो कर रहा है. और मैग्नेटिक फील्ड और कैपिटल एन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो आपका यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है. आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जो हमारी पी क्यू लेंथ है, हमारी पी क्यू साइड है, तो इस पी क्यू लेंथ पे कितना फोर्स काम करेगा.
सो लेट अस कैलकुलेट F1। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हमारी जो पी क्यू लेंथ है उस पर हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए हमारा जो फोर्स है आपको पता है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कैलकुलेट फोर्स ऑन पी क्यू। तो कंडक्टर जो पी क्यू है वेक्टर हमारा, उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, चलिए वो कैलकुलेट करते हैं। अब पिछली वीडियो में हमने फोर्स का फॉर्मूला निकाला था, है ना। हमारा फोर्स इन वेक्टर फॉर्म क्या था, एफ वेक्टर। सो अवर एफ वेक्टर इक्वल्स आई इज द अमाउंट ऑफ करंट एंड एल क्रॉस बी। ठीक है, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, करंट एलिमेंट है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी है। सो एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। अब एक चीज सोचिए, ये जो एल वेक्टर की डायरेक्शन है ये किसकी डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, द डायरेक्शन इन विच करंट इज फ्लोइंग इज द डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर। तो आप देख सकते हो यहां पे एल क्रॉस बी क्या आ जाएगा, अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूंगा, सो इन ऑर्डर टू राइट द मैग्नीट्यूड व्हाट आई हैव टू राइट, तो यहाँ पे जो एफ की वैल्यू आ जाएगी एफ इक्वल टू आई और एल क्रॉस बी क्या हो जाएगा हमारा, एल बी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, एल क्रॉस बी क्या हो जाएगा, एल बी साइन थीटा, बिकॉज ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि थीटा जो एंगल है हमारा वो यहाँ पे कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे जो मैं फॉर्मूले में थीटा यूज कर रहा हूं, ये एंगल किस किस के बीच में है, दिस एंगल इज बिटवीन एल एंड बी। तो एल और बी के बीच में जो एंगल बन रहा है वही हमारा इस फॉर्मूले में थीटा होता है। तो अब हमें ये देखना है कि जो हमारा पी क्यू कंडक्टर है उस पी क्यू कंडक्टर में एल और बी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है। और मैंने आपको बताया था हमारा जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर की जो हमारी लेंथ है, जो पी क्यू लेंथ है, ठीक है, उसका नाम हमने कितना रख दिया, विड्थ का नाम ए रख दिया। तो इसका मतलब आप एल की जगह क्या यूज करोगे, यहाँ पे ए यूज करोगे। ठीक है, सो व्हाट यू यूज, तो आप यहाँ पे एल की जगह ए यूज करोगे, तो ये आपका बन जाएगा आई और एल की जगह ए और देन आपका बी। अब देखिए साइन थीटा मैं आपको बताता हूँ ये कितना होगा। तो चलिए सबसे पहले साइन थीटा देखते हैं। देखिए ये आपका जो कंडक्टर है ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया। मैं ओनली PQ कंडक्टर को ड्रॉ कर रहा हूँ फॉर कन्वीनियंस। ठीक है, तो हमारा PQ कंडक्टर हो गया कॉइल का, ये वाला जो हिस्सा हो गया, इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। मैंने आपको उस टाइम करंट नहीं बताया, तो करंट हमारा जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है कॉइल में। तो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम P टू Q। तो जो डायरेक्शन करंट की है वही डायरेक्शन हमारे लेंथ की होगी। तो एल वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, जो डायरेक्शन हमारी करंट की होगी, तो एल वेक्टर की डायरेक्शन हो गई P से Q। ठीक है, आई थिंक आपको एल वेक्टर की डायरेक्शन समझ आ गई होगी। द डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर इज फ्रॉम P टू Q। तो P से Q की तरफ हमारी एल वेक्टर की डायरेक्शन होगी। हमारा जो यहाँ पे नॉर्मल टू द प्लेन है, नॉर्मल टू द कॉइल है, तो ये मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया कॉइल से। सो यू कैन सी दिस इज नॉर्मल टू द कॉइल, ये हमारा N हो गया। और यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड है जो कितना है हमारा B है। और आपको पता है कि N और B के बीच में कितना एंगल बन रहा है, N और B के बीच में इन्होंने थीटा एंगल ले रखा है। और आपको पता है अगर किसी भी सरफेस के मैं नॉर्मल एंगल बनाता हूं, मतलब नॉर्मल टू एनी लूप या एनी सरफेस, किसी भी एरिया का जो नॉर्मल वेक्टर होता है वो कितना एंगल बनाता है, आपको पता है, नाम से पता लग रहा है नॉर्मल वेक्टर। इसका मतलब ये जो आपका एल वेक्टर है, एल वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ है, जिस तरफ करंट फ्लो करेगा, तो ये आपकी एल वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। और आपका नॉर्मल टू द प्लेन या नॉर्मल टू द लूप, तो लूप के नॉर्मल और एल वेक्टर के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये जो आपका एंगल है ये आपका कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया यहाँ पे। और हमें क्या चाहिए, वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन एल एंड बी। तो एल और बी के बीच में जो एंगल है हमें वो चाहिए। और वो कौन सा एंगल है, सो दिस इज एल वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। तो एल और बी के बीच में ये वाला एंगल है, दिस एंगल। तो ये वाला जो एंगल है ये हमें चाहिए। अब ये कैसे निकलेगा, देखिए पूरा एंगल हमारा 90 डिग्री है, ये एंगल मेरा थीटा है, तो बचा हुआ कैसे निकलेगा, 90 माइनस थीटा करके। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये पूरा एंगल 90 है, ये एंगल थीटा है, तो ये बचा हुआ कौन सा एंगल होगा, बचा हुआ मतलब मान के चलिए मैंने यहाँ पे O नाम दे दिया, तो एंगल BOQ, यहाँ पे मुझे एंगल BOQ कैलकुलेट करना है। और BOQ एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, 90 माइनस थीटा।
तो देखिए यहाँ पे एंगल बी ओ क्यू हो गया 90 माइनस थीटा, तो अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा की जगह क्या डाल देंगे, साइन 90 माइनस थीटा। सो व्हाट वी विल डू, हमें एंगल पता लग गया, एल और बी के बीच में कितना एंगल बन रहा है, एल और बी के बीच में बन रहा है 90 माइनस थीटा। और आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू विल गेट आई ए बी, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है आपका, कॉस एंड थीटा। सो दिस इज द फोर्स F1। तो ये हमारा F1 फोर्स हो गया, ध्यान से समझना। F1 इज द फोर्स ऑन कंडक्टर PQ। जो PQ कंडक्टर है उस पे जो फोर्स लग रहा है डेट इज F1, और उसका मैग्नीट्यूड हमें कितना मिल गया, IAB cos थीटा। सो IAB cos थीटा इज द फोर्स ऑन कंडक्टर PQ। और इस फोर्स की जो डायरेक्शन है आप देख सकते हो, ये जो हमारा फोर्स है इसकी जो डायरेक्शन आएगी फ्रॉम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हो। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, आप पिक्चर में देख सकते हो। हमारा जो फोर्स होगा वो यहाँ पे ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। ये हमारा F1 हो गया ऊपर की तरफ। तो हमने PQ कंडक्टर पे फोर्स निकाल लिया। अब हम QR कंडक्टर पे फोर्स निकालेंगे। नाउ वी विल फाइंड फोर्स ऑन कंडक्टर QR। तो चलिए QR पे फोर्स निकालते हैं। तो देखिए अब मैं QR को ड्रॉ करता हूँ ओनली, तो ये मेरा यहाँ पे QR हो गया। सो दिस इज Q एंड दिस इज R। अब करंट किस तरफ जा रहा है, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम Q टू R। तो एल वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो गई, जो करंट की डायरेक्शन होगी, तो एल वेक्टर की डायरेक्शन हो गई फ्रॉम Q टू R, Q से R की तरफ एल वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। अब आपका मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, यू नो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ है B, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन गया, सो नाउ द एंगल इज 90 डिग्री। तो इस केस में जो आपका एंगल बन गया वो कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है। अब आप फोर्स निकालोगे तो व्हाट इज द फोर्स, जो आप F2 लिखते हो, तो आपका जो F2 वेक्टर होगा, सो F2 इक्वल टू कितना होता है, I इज द करंट, L वेक्टर और क्रॉस B वेक्टर, ये आपका फॉर्मूला होता है जनरली फोर्स का, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, IL, लेंथ कितनी है मैंने आपको बताया था, इसकी जो यहाँ पे कंडक्टर की हमारी जो लेंथ है वो हमारी बेसिकली यहाँ पे A है, ठीक है। तो L की जगह आप क्या डाल दोगे यहाँ पे, सो व्हाट यू विल डू, सॉरी B है, ठीक है। इस कंडक्टर की जो लेंथ है ये हमारी यहाँ पे B है, क्योंकि जो इसकी विड्थ थी हमने उसको क्या माना था, A माना था। तो हमारी विड्थ A थी, तो इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो कितनी हमारी यहाँ पे B है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, IL की जगह B डाल देंगे विच इज द लेंथ, तो IB हो गया और मैग्नेटिक फील्ड B हो गया, और आपका कितना आता है साइन थीटा। और यहाँ पे थीटा कितना है आप देख सकते हो, बिटवीन L एंड B, L और B के बीच में एंगल 90 बन रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन 90 डिग्री। सो व्हाट यू गेट फाइनली, तो यहाँ से F2 का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, I इज द करंट, B इज द लेंथ, इस पोर्शन की इस साइड की लेंथ QR की लेंथ B हो गई, तो IB और B इज द मैग्नेटिक फील्ड, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F2। तो F2 फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, I स्मॉल b एंड कैपिटल B। और ये जो फोर्स होगा फ्लेमिंग का अगर हम रूल लगाएं तो इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी आप देख सकते हो वो हमारी नीचे की तरफ होगी, नीचे की तरफ, ये जो नीचे की डायरेक्शन है डायग्राम में आप देख सकते हो, ये आपका F2 है। सो दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ B एंड L। तो आपको पता है कि हमारा जो फोर्स होता है, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ B एंड L। तो L और B के दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो ये हमारी F2 की डायरेक्शन हो गई नीचे की तरफ, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हम बात करते हैं RS फेस की। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट RS। तो चलिए RS को डिस्कस करते हैं। तो अब हमारा जो कंडक्टर है वो बेसिकली हमारा क्या है, RS। तो देखिए इस तरीके से हमारा RS है, यहाँ पे एक मिनट में बना देता हूँ आपके लिए। सो दिस इज R और दिस इज S। अब करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन है R टू S, R से S की तरफ। तो हमारे L वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या हो गई, R से S हो गई इस केस में, ठीक है। सो द डायरेक्शन ऑफ L वेक्टर, लेंथ वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, यहाँ पे करंट एलिमेंट बोल सकते हो, उसकी जो डायरेक्शन होगी यहाँ पे वो R से S होगी, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट नहीं ले रहे हम, पूरी लेंथ लेके चल रहे हैं। सो L वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, जो डायरेक्शन R से S होगी। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या है यहाँ पे, सो मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है, दिस इज अवर B वेक्टर। और कॉइल का जो नॉर्मल है, नॉर्मल हमारा इस डायरेक्शन में है,
तो ये मेरा n वेक्टर हो गया। ठीक है, तो अब देखिए आपको पता है कि b के बीच में और n के बीच में कितना एंगल बन रहा है हमारा, थीटा एंगल बन रहा है ना। और नॉर्मल के बीच में और लेंथ के बीच में कितना एंगल होता है आपका, 90 डिग्री एंगल होता है। तो ये आपका कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, क्योंकि नॉर्मल टू द लूप और नॉर्मल टू द एरिया कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो आपका L और N के बीच में 90 बन गया, और आपका N और B के बीच में तो हमने शुरू में ही माना था कि N और B के बीच में थीटा एंगल है। और हम जब फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें एंगल किस किस के बीच में लेते हैं, हम उसमें जो एंगल लेते हैं वो किसके बीच में लेते हैं, L के बीच में और B के बीच में। तो चलिए अब हम यहाँ पे फोर्स लिखते हैं। सो हमारा जो फोर्स होगा F3, तो देखिए अब हम F3 कैलकुलेट करेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस F3। तो देखिए F3 कितना हो जाएगा यहाँ पे, सो अवर F3 इक्वल्स टू I इज द करंट, L और क्रॉस B, मैंने फिर फॉर्मूला लिख दिया आपके लिए। अब आप वैल्यू डाल दीजिए, तो यहाँ पे देखिए आपका कितना हो जाएगा, सो इट कम्स आउट टू बी I, इसकी जो आपकी विड्थ है वो कितनी ले रखी थी हमने, A ले रखी थी, तो आई ए, मैग्नेटिक फील्ड कितना है B। अब यहाँ पे एंगल देखिए कितना निकलेगा, साइन, देखिए एंगल किस किस के बीच में लेते हैं हम, L और B के बीच में लेते हैं। तो ये आपका L हो गया, ये आपका B हो गया। तो इस केस में जो आप एंगल लोगे वो ये वाला एंगल लोगे, पूरा एंगल, क्योंकि L और B के बीच में हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे आपका यहाँ से यहाँ तक तो 90 हो गया, यहाँ से यहाँ तक थीटा हो गया, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पे आप साइन की वैल्यू कितनी डालोगे, हेयर यू विल टेक साइन 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पे आपका साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा, और साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है आपका, कॉस थीटा होता है अगेन। तो ये आपका कितना आ जाएगा, आई ए बी, और साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो F3 की वैल्यू कितनी आ गई, F3 का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, आई ए बी कॉस थीटा, और F1 का मैग्नीट्यूड भी कितना था, आई ए बी कॉस थीटा। यू कैन सी फ्रॉम हेयर आई ए बी कॉस थीटा। तो F1 और F3 दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, और आप डायरेक्शन देख सकते हो, F1 और F3 जो दोनों की डायरेक्शन है आप देख सकते हो। F1 की डायरेक्शन कहाँ है, F1 की डायरेक्शन है आपकी ऊपर की तरफ, F3 की डायरेक्शन कहाँ है, तो देखिए F1 की डायरेक्शन तो आपकी ऊपर की तरफ है, F3 की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मतलब F1 और F3 जो फोर्सेस हैं दे आर इक्वल, वो इक्वल है, अपोजिट है और कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब जो एक ही लाइन पे लग रहे हैं। तो ऐसे फोर्स एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो F1 और F3 एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, बिकॉज दे आर इक्वल, they are opposite and they are collinear. Collinear means the force which is acting on a straight line, जो एक ही लाइन पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने F1 और F3 तो हमारा कैंसिल हो गया। अब हम आते हैं फेस PS पे, अब हम PS वाले फेस पे आते हैं और इस पे देखते हैं कितना फोर्स लगेगा। तो चलिए PS वाले फेस को डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो फेस है PS है, तो मैं इसको बना देता हूँ। तो देखिए ये मेरा PS वाला फेस हो गया, तो ये मेरा यहाँ पे P हो गया। सो दिस इज अवर P एंड दिस इज अवर S। तो अब हम चौथे कंडक्टर पे पहुंच गए हैं, करंट जा रहा है P से S की तरफ। सो द डायरेक्शन इन विच करंट इज फ्लोइंग इज द डायरेक्शन ऑफ L वेक्टर। तो लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। सो द डायरेक्शन ऑफ L वेक्टर इज फ्रॉम P टू S। तो L वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी P से S की तरफ। तो चलिए अब यहाँ पे फोर्स, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड आपका किस तरफ है, यू नो योर मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, और L वेक्टर ऊपर की तरफ है। तो L वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो L और B के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन गया आपका। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट F4। तो F4 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वैल्यू आपको पता ही है, मतलब वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हो, जैसे मैंने 3 फोर्स लिखे थे यहाँ भी आप लिख सकते हो। तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा I इज द करंट, और इसकी जो लेंथ है वो आपकी कितनी है, वो हमारी A है, सॉरी इसकी जो लेंथ है वो हमारी कितनी है, B है। ठीक है, B इज द लेंथ ऑफ द साइड PS, और B इज द मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे जो साइन एंगल है कितना है, 90 बन रहा है। तो यहाँ पे कितना डाल दोगे आप, साइन 90 डिग्री डाल दोगे। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से जो आपका F4 निकल के आएगा दैट इज I स्मॉल b एंड कैपिटल B, बिकॉज साइन 90 इक्वल्स टू 1। तो देखिए ये हमारा F4 हो गया, और ये जो F4 की डायरेक्शन है आपकी किस तरफ होगी आप देख सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है, F4 की जो डायरेक्शन है वो कहाँ पे, देखिए F2 की डायरेक्शन तो नीचे की तरफ है,
और F4 की डायरेक्शन यहाँ पे ऊपर की तरफ है। यू कैन सी ये आपका F2 नीचे की तरफ लग रहा है, F4 आपका ऊपर की तरफ लग रहा है, और दोनों हमारे जो फोर्स हैं वो अलग अलग पॉइंट पे लग रहे हैं। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। F2 और F4 दोनों का मैग्नीट्यूड मैंने अभी निकाला था, आप देख सकते हो। F2 और F4 दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, I स्मॉल b कैपिटल B। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ F2 एंड F4। तो F2 और F4 दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, I स्मॉल b कैपिटल B। और दोनों जो फोर्सेस हैं दे आर इक्वल, दे आर अपोजिट, बट दे आर नॉट कोलिनियर। एक वर्ड समझना, ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये कोलिनियर नहीं है, ये एक ही लाइन पे नहीं लग रहे हैं। तो ऐसे फोर्सेस जो इक्वल होते हैं, अपोजिट होते हैं, और जो नॉन कोलिनियर होते हैं, जो कोलिनियर नहीं होते हैं, ऐसे फोर्सेस कपल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कपल फॉर्म करते हैं। और वो जो कपल होता है वो क्या करता है, यहाँ पे टोर्क लगाएगा, टोर्क लगाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये कॉइल घूमना शुरू कर देगी, रोटेट करना शुरू कर देगी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो F2 और F4 ये जो दो फोर्सेस है ये नॉन कोलिनियर फोर्सेस है, इक्वल है, अपोजिट है। तो ये यहाँ पे कपल फॉर्म करेंगे, और ये जो कपल होगा ये हमारा क्या करेगा, टोर्क लगाएगा। अब देखिए टोर्क का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, टोर्क क्या होता है। सो बेसिकली जो हमारा टोर्क होता है, सो आवर टोर्क, तो टोर्क का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, एक मिनट में कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए जो हमारा यहाँ पे टोर्क निकलेगा, सो टोर्क इज डिफाइंड एज, तो टोर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स, जो भी हमारा फोर्स लग रहा है वहां पे F2 F4 आप कुछ भी ले सकते हो, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। तो टोर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स। फोर्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ पे हम फोर्स के साथ उसका प्रोडक्ट ले लेंगे। अब फोर्स कितना लग रहा है, चाहे F2 ले लो चाहे F4 ले लो, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है। तो फोर्स की जगह आप क्या डाल दोगे, फोर्स की जगह आप डाल दोगे I स्मॉल b एंड कैपिटल B मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स। अब फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, चलिए ये हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसी डायग्राम से हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखिए ये आपका डायग्राम है, तो ये मेरा F2 फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। सो मेरा F2 फोर्स किस तरफ लग रहा है, यू कैन सी F2 फोर्स लग रहा है यहाँ पे नीचे की तरफ, F4 फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। तो इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारा ये वाला है। आप देख सकते हो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, और मुझे यही कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैं इसको बना देता हूं आपके लिए। देखिए मैं आपको समझाता हूं ये कैसे काम कर रहा है। सो बेसिकली ये यहाँ पे मेरे कंडक्टर की लेंथ हो गई, ये यहाँ पे लेंथ हो गई, इस पे जो फोर्स लग रहा है F2 वो नीचे की तरफ लग रहा है। सो F2 फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड। तो देखिए F2 हमारा नीचे लग रहा है, और इस पे हमारा जो F4 लग रहा है वो किस तरफ लग रहा है, वो ऊपर की तरफ लग रहा है। सो F4 ऊपर की तरफ हो गया। इसकी जो हमारी यहाँ पे इसकी जो हमारी लूप है, इस लूप की हमारी जो विड्थ है वो हमारी कितनी है, A है। तो ये विड्थ हमारी A हो गई। ठीक है, अब इन दोनों फोर्सेस के बीच में F2 और F4 के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो 90 डिग्री वाला डिस्टेंस है, वो ये हो गया। ठीक है, सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे कुछ नाम दे देता हूँ, OAB मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। तो चलिए ये जो एंगल मेरा बन रहा है यहाँ पे कितना बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। और ये मेरा यहाँ पे एन वेक्टर होगा जो नॉर्मल होगा, उसको बाद में देखते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बोलूंगा यहाँ पे साइन थीटा निकालो। ठीक है, व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट साइन थीटा। तो एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया। साइन क्या होता है, साइन होता है P/H। तो परपेंडिकुलर कौन सा है आपका, यहाँ पे OB है। तो यहाँ पे जो हमारा OB है वो परपेंडिकुलर है। तो साइन थीटा देखो कितना आ जाएगा। सो बेसिकली यूर साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरा OB हो गया, अपॉन में हाइपोटेन्यूज मेरा A हो गया। तो यहाँ से OB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, OB इक्वल टू A साइन थीटा। तो OB की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, A साइन थीटा आ गई। और यही हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन दीज टू फोर्सेज। F2 और F4 के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो मैंने आपको अभी भी निकाला है, वो कितना आ गया। सो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम्स आउट टू बी A साइन थीटा। तो यहाँ पे हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना आ गया, A साइन थीटा। तो चलिए फॉर्मूला मैंने लिख ही दिया है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डाल देते हैं, विच इज A साइन थीटा। सो एक सेकंड वेट करिए, एक मिनट में यहाँ पे पेन ले लेता हूँ। तो देखिए IBB इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना निकाल लिया हमने, A साइन थीटा निकाल लिया।
तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये आई करंट हो गया। अब देखिए स्मॉल ए और स्मॉल बी, अगर मैं इन दोनों को मिला लेता हूँ तो स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या बन जाएगा, लूप का एरिया बन जाएगा, विच इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ ऑफ द लूप। तो स्मॉल ए स्मॉल बी को मिला के मैं कैपिटल ए लिख देता हूँ, विच इज एरिया ऑफ द लूप। और फिर यहाँ पे हमारा क्या बच रहा है, बी साइन थीटा हमारा यहाँ पे बच रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और मैं यहाँ पे टर्म डिफाइन कर रहा हूँ, एम। एम इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एम इज डिफाइंड एज आई इंटू ए। तो करंट इंटू एरिया का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो आई ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे एम लिख सकता हूँ। मैंने आपको डिफाइन करना बता दिया। जो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है दैट इज इक्वल्स टू करंट इंटू एरिया। तो उस एरिया में जो करंट का प्रोडक्ट होता है एरिया ऑफ द लूप में, वही हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो आई ए की जगह एम लिख दो, बी आपका पहले से प्रेजेंट है, और यहाँ पे आप कितना ले लोगे, साइन थीटा ले लोगे। और इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। टोर को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये टाउ का नोटेशन होता है और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो एम बी साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा एम क्रॉस बी हो जाएगा। ठीक है, तो टोर्क कितना आ गया, एम क्रॉस बी आ गया। एम इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन वही होती है जो हमारे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है। ये जो आपका एम वेक्टर है ना, एम वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, जो डायरेक्शन आपके एरिया वेक्टर की होगी। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम में। तो आप देख सकते हो ये मेरा जो डायग्राम है यहाँ पे, सो दिस इज माई एम वेक्टर। तो देखिए ये मेरा जो है इस डायरेक्शन में वो कौन सा वेक्टर है, एम वेक्टर है। आई हैव टू चेंज द कलर इन ऑर्डर टू शो यू। तो देखिए ये मेरा जो इस डायरेक्शन में ये क्या है, सो दिस इज माई एम वेक्टर। और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड मेरा इस तरफ है, दिस इज माई बी वेक्टर। अब जो टोर्क लगेगा, जो टाउ होगा वो क्या होगा, अभी मैंने आपको निकाल के बता दिया। जो मेरा टोर्क लग रहा है इस कॉइल पे वो कितना लग रहा है, टोर्क इज इक्वल्स टू एम क्रॉस बी। तो टोर्क मेरा यहाँ पे कितना है, एम क्रॉस बी है। तो टोर्क की डायरेक्शन क्या होगी, टाउ की डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ टोर्क इज परपेंडिकुलर टू बोथ एम एंड बी। तो टोर्क जो होगा वो एम और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो टोर्क हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टोर्क। और ये जो टोर्क लगेगा ये क्या काम करेगा, ये इस कॉइल को यहाँ पे घुमाना शुरू कर देगा। सो दिस टोर्क स्टार्ट्स रोटेटिंग द कॉइल इन दैट मैग्नेटिक फील्ड। तो टोर्क लगने की वजह से ये कॉइल घूमनी स्टार्ट हो जाएगी। इस टोर्क का मैग्नीट्यूड कितना है, एम बी साइन थीटा। और देखिए इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम टोर्क को कैसे लिख सकते हैं। तो एक मिनट मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पे जो हमने टोर्क निकाला है दैट इज एम क्रॉस बी, इसको मैं डिफरेंट तरीके से भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको एम की लैंग्वेज में लिख दिया, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो देखिए आपका टोर्क क्या निकला था, सो अवर टोर्क कम्स आउट टू बी, जो हमारा टाउ निकला था दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फॉर्मूला ये लगाया था, फोर्स हमारा कितना है, आई स्मॉल बी कैपिटल बी। तो ये यहाँ पे मेरा फोर्स है, आई स्मॉल बी कैपिटल बी। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा कितना था, ए साइन थीटा। ठीक है, इन दोनों को मिला के एरिया आ गया था, लेंथ और विड्थ को मिला के। तो ये बन गया था आई कैपिटल ए बी और साइन थीटा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ये कैपिटल बी आएगा। अगर मान के चलिए हमारा जो कॉइल का जो नॉर्मल है, नॉर्मल टू द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड है, उनके बीच में जो हमारा एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो साइन 90 की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। और मान के चलिए मैं यहाँ पे कॉइल को लेके चलता हूँ। सो लेट अस टेक अ केस कि मेरे यहाँ पे एक सिंगल लूप नहीं है, आई हैव अ कॉइल ऑफ n नंबर ऑफ टर्न्स। मैं यहाँ पे इसको जनरलाइज कर रहा हूँ। मतलब अभी तो मैं लेके चल रहा था कि मेरे पास ओनली एक सिंगल रेक्टेंगुलर कॉइल है PQRS। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास यहाँ पे एक कॉइल है, और कॉइल क्या होती है, जिसमें बहुत सारी टर्न्स होती हैं उस लूप की, तो मैं मान के चलता हूँ मेरे पास n नंबर ऑफ टर्न्स की एक कॉइल है। तो आपका टोर कितना हो जाएगा, टाउ इक्वल टू एन आई ए बी और आपका यहाँ पे साइन थीटा। ठीक है, थीटा डिपेंड करता है कि एंगल कितना बन रहा है नॉर्मल के बीच में और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच में कितना आपका एंगल बन रहा है। ठीक है, सो हमारा जो टोर का फाइनली फॉर्मूला आ गया वो आ गया टाउ इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। अब आपका साइन थीटा डिपेंड करेगा योर एरिया वेक्टर यानी कि नॉर्मल टू द लूप और आपके मैग्नेटिक फील्ड में। अगर नॉर्मल टू द जो लूप है और मैग्नेटिक फील्ड वो परपेंडिकुलर एक दूसरे के, तो वहां पे आपका थीटा 90 हो जाएगा, वहां मैक्सिमम टोर्क मिल जाएगा आपको। ठीक है, सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ टोर्क। सो दिस इज द टोर्क experienced by the current loop placed in the magnetic field।
तो वो जो हमारा करंट लूप है उसमें कितना टॉर्क लगेगा, इतना टॉर्क लगेगा। आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। जो F1 और F3 था वो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया उसने, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में थे, इक्वल थे, अपोजिट डायरेक्शन में थे और कोलिनियर थे। लेकिन जो F2 और F4 फोर्सेस है, दे आर इक्वल, दे आर अपोजिट, बट दे आर नॉट कोलिनियर। There is a perpendicular distance between F2 and F4, so that's why F2 and F4 form a couple, and that couple exerts a torque on the coil, due to which the coil starts rotating, और coil हमारी घूमने लग गई। अब इसी कंसेप्ट पे, टॉर्क वाले कंसेप्ट पे हमारा एक डिवाइस काम करता है विच इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। तो चलिए अब हम इसी कंसेप्ट से स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे किसको, गैल्वेनोमीटर को, कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर होता है वो होता क्या है, उसका क्या प्रिंसिपल होता है और कैसे वो काम करता है। तो चलिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को समझते हैं हम। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है। सो यू कैन सी इट इज अ डिवाइस। तो ये एक डिवाइस होती है यूज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। तो ये होता क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमारी एक डिवाइस होती है जो क्या काम करती है, इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करती है किसी सर्किट में, कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कितना है। सॉरी, एक इंपॉर्टेंट चीज, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है, मतलब ये बताता है कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। इट ओनली डिटेक्ट्स द स्मॉल करंट, बहुत ही थोड़े से करंट को भी ये डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन अब आप सोचोगे एमीटर का फिर क्या काम होता है। जो एमीटर होता है, एमीटर मेजर्स द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एमीटर क्या काम करता है, एमीटर करंट को मेजर करता है कि सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन जो आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है, ये एक डिवाइस होती है जो क्या काम करती है, जो इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करती है, इलेक्ट्रिक करंट का पता लगाती है किसी भी सर्किट में। चाहे बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, चाहे बहुत ही थोड़ा सा करंट फ्लो हो रहा है, बहुत स्मॉल करंट फ्लो हो रहा है लाइक मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर, तो उस करंट का भी पता लगाता है हमारा ये डिवाइस विच इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखिए इसका नाम होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब मूविंग कॉइल में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में जो कॉइल होती है वो आपकी घूमती है, और कैसे घूमती है अभी हमने डिस्कस किया है, टॉर्क ऑन अ करंट लूप प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो गैल्वेनोमीटर समझ आ गया क्या होता है। गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट मतलब पता लगाता है, किसका पता लगाता है, कि किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। इट ओनली डिटेक्ट, ये पता लगाता है बस। लेकिन बहुत छोटे से करंट का भी ये पता लगा लेता है, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी डिटेक्ट कर लेता है। इसकी जो सुई होती है, जो नीडल होती है, वो हिल जाती है जैसे इसमें करंट फ्लो करता है सर्किट में। उसके बाद देखिए इसका प्रिंसिपल समझते हैं। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल that when a current carrying loop is placed in a magnetic field, it experience a force due to which it starts rotating। तो देखिए ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये उसी प्रिंसिपल पे काम करता है जो अभी अभी हमने डिस्कस किया था, कि अगर हम किसी करंट कैरिंग लूप को या करंट कैरिंग कॉइल को, ठीक है, कॉइल मतलब जिसमें एन टर्न्स होते हैं किसी भी लूप के, तो अगर मैं किसी करंट कैरिंग लूप को या करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देता हूं, तो उस पर एक टॉर्क लगेगा और टॉर्क की वजह से वो कॉइल घूमना शुरू कर देगी। तो ये इसका प्रिंसिपल होता है। चलिए अब हम इसको देखते हैं कि इसका व्यू कैसा होता है, ये कैसा दिखता है। दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का जो फ्रंट व्यू होता है वो इस तरीके का होता है। अब हम इसको समझ लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे NS हमारी एक मैग्नेट है। सो दिस इज अ मैग्नेट, और मैग्नेट के जो पोल्स हैं उन पोल्स की जो शेप है वो कॉनकेव शेप है। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ जो मैग्नेट होते हैं, मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं, उन मैग्नेट के पोल्स की जो शेप होती है वो कॉनकेव शेप होती है। और क्यों कॉनकेव शेप होती है, ताकि यहाँ पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बन जाए। अभी डिस्कस करेंगे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके पास एक कॉइल है, कॉइल मतलब जिसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं। लेट अस टेक कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ पे हमारे जो कॉइल है उसमें कितने टर्न्स है, N टर्न्स है। तो कॉपर की जो वायर होती है, कॉपर का जो तार होता है, उसी की इंसुलेटेड टर्न्स होती है, दैट इज कॉल्ड कॉइल। और उस कॉइल को हमने किस पे बाउंड कर रखा है, किस पे लपेट रखा है, एक सॉफ्ट आयरन के सिलेंडर पे। तो बीच में आपका एक सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर है, उसी सॉफ्ट आयरन सिलेंडर के ऊपर हमने उस कॉइल को बाउंड कर रखा है, कॉइल को लपेट रखा है, बहुत सारे टर्न्स है कॉइल के। और फाइनली हमने उस कॉइल को स्प्रिंग से जोड़ दिया। यू कैन सी दिस इज हेयर स्प्रिंग। तो हमने कॉइल को किससे जोड़ दिया, हेयर स्प्रिंग से जोड़ दिया।
और कॉइल के दोनों टर्मिनल को हमने बैटरी से जोड़ दिया ताकि करंट फ्लो करे, क्योंकि करंट फ्लो करेगा तभी तो ये कॉइल हमारी डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो हमारी कॉइल हमने सर्किट से जोड़ दी, बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दी प्लस माइनस, और यहाँ पे हमारी स्प्रिंग से हमारी कॉइल कनेक्ट है। अभी बताऊंगा मैं स्प्रिंग का क्या काम होता है। और देखिए जो कॉइल है, इस कॉइल से एक पॉइंटर भी हमारा अटैच है। अब ये पॉइंटर क्या काम करता है, जब ये हमारी कॉइल घूमेगी, जब हमारी कॉइल यहाँ पे रोटेट होगी, तो जब कॉइल घूमेगी तो कॉइल के साथ साथ आपका पॉइंटर भी घूमेगा, और ये जब पॉइंटर घूमेगा तो यहाँ पे हमारे पास एक स्केल है, इस स्केल पे मुझे पता लग जाएगा कि कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है उस कॉइल के घूमने से। मतलब जब कॉइल घूमेगी तो कॉइल से एक पॉइंटर अटैच है, वो पॉइंटर घूमेगा। अब वो पॉइंटर जब घूमेगा तो उससे मुझे पता लग जाएगा कि कितना स्केल डिफ्लेक्शन हुआ, मतलब जब कॉइल घूमी तो कितने एंगल पे घूमी, वो मैं यहाँ से इस स्केल में देख सकता हूँ। डिविजन्स होते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 देन 10 देन 15 देन 20, तो ये यहाँ पे मेरे स्केल में डिविजन्स होते हैं। तो जब ये पॉइंटर रोटेट करेगा, जब कॉइल घूमेगी तो कॉइल के साथ मेरा पॉइंटर अटैच है, पॉइंटर घूमेगा, और जब ये पॉइंटर घूमेगा तो मुझे पता लग जाएगा यहाँ पे कितने स्केल डिवीजन हमारे यहाँ पे ट्रेवल हुए हैं जब हमारी कॉइल में डिफ्लेक्शन हुआ है। जब हमारी कॉइल घूमेगी तो कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा वो हम यहाँ पे स्केल में देख सकते हैं। तो ये मेरा बेसिकली फ्रंट व्यू होता है गैल्वेनोमीटर का, आप देख सकते हो। ये अब आपका टॉप व्यू होता है। ऊपर से अगर आप देखोगे तो ये जो आपको लाइनिंग दिख रही है ये हमारी कॉइल है, जिस कॉइल को हमने लपेट रखा है सॉफ्ट आयरन के सिलेंडर पे। अब देखिए सॉफ्ट आयरन सिलेंडर पे हमने क्यों लपेट रखा है, क्योंकि जो सॉफ्ट आयरन सिलेंडर होता है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, वो बहुत अच्छी तरीके से मैग्नेटाइज हो जाता है, जिससे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा कॉइल में। ठीक है, तो सॉफ्ट आयरन सिलेंडर की जो परमेबिलिटी होती है बहुत अच्छी होती है, वो एक अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल होता है। अगर मैं कॉइल को किसी भी चीज पे वाउंड नहीं करूंगा तो वहां पे जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो बहुत ही वीक होगी, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगा। लेकिन सॉफ्ट आयरन सिलेंडर होता है ये बहुत अच्छी तरीके से मैग्नेटाइज हो जाता है, और जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो इसीलिए हम सॉफ्ट आयरन सिलेंडर को यूज करते हैं यहाँ पे, उसी पे हमारी कॉइल को वाउंड करते हैं। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी जो मैग्नेट है, मैग्नेट के जो हमारे पोल्स हैं वो हमारे कॉनकेव शेप के हैं। मतलब मैग्नेट के जो पोल्स हैं, चाहे नॉर्थ पोल आप ले लो चाहे साउथ पोल आप ले लो, वो मेरे कॉनकेव शेप के। अब इस कॉनकेव का पता है क्या फायदा हुआ, मैं आपको बता देता हूँ कॉनकेव शेप से हमें क्या एडवांटेज है यहाँ पे। सो बेसिकली देखिए, तो अगर मैं यहाँ पे मैग्नेट को कॉनकेव शेप लेता हूँ तो इस तरीके से एक पोल तो मेरा ये हो गया नॉर्थ पोल, और दूसरा पोल मेरा ये हो गया विच इज साउथ पोल। ठीक है, अब देखिए ये सेंटर हो गया, अगर आप इसको जोड़ दो तो बेसिकली एक सर्कल बन जाएगा ना। तो देखिए सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो रेडियस की तरफ होगी इस डायरेक्शन में, तो यहां से इस तरफ होगी। अगर मैं इस डायरेक्शन में देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अब इस रेडियस के अलॉन्ग होगी, यहां से यहां ऐसे जाएगी। अगर मैं यहां से देखूं तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस रेडियस के अलॉन्ग होगी। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है, बिकॉज इट एक्ट्स ऑन द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल के जो रेडियस वाली डायरेक्शन है, रेडियस पे एक्ट कर रहा है। आप देख सकते हो ये भी हमारी रेडियस होती है, ये भी हमारी रेडियस होती है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अलोंग द रेडियस हमारा एक्ट कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड है जो रेडियल डायरेक्शन में है। इस रेडियल डायरेक्शन से फायदा क्या होगा, इससे ये फायदा होगा जब भी आपकी कॉइल रोटेट करेगी, जब भी आपकी कॉइल घूमेगी, तो कॉइल का जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल टू द कॉइल जो आपका होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ। मतलब चाहे आपकी कॉइल किसी भी पोजीशन में रहे, हमेशा जो कॉइल का एन वेक्टर है, नॉर्मल टू द कॉइल है, वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, क्योंकि मान के चलिए स्टार्टिंग में आपकी जो कॉइल है वो इस पोजीशन पे है, इस तरीके से आपकी कॉइल है, तो देखिए ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है अब ये नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, समझ आया। लेकिन अब आपकी कॉइल की पोजीशन चेंज हो गई, वो घूम गई, अब वो इस पोजीशन पे आ गई। अब आपका जो नॉर्मल वेक्टर है वो इस तरफ है, लेकिन अब ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो इस रेडियस के अलोंग है, अब ये 90 डिग्री एंगल बनाएगी। फिर आपकी कॉइल यहाँ पे और घूम जाएगी। जब कॉइल आपकी ऐसे होगी तो अब कॉइल का नॉर्मल आपका इस तरफ है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन 90 डिग्री एंगल बनाएगी। सो एवरी टाइम, so the main advantage of using the concave shape of magnet is that the concave shape produces a radial magnetic field, due to which the normal to the coil and the magnetic field always makes an angle of 90 degree with each other।
तो हमेशा यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, जिससे मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं कैसे काम करता है ये जो आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है ना, इसकी वर्किंग देखते हैं। अब देखिए वर्किंग बहुत आसान है। तो ये आपके यहाँ पे कॉइल हो गई, तो जैसे इसमें करंट फ्लो करेगा तो इस पर एक टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा तो ये घूमेगी। अब ये घूमेगी तो देखो हमें एक ऐसा, अब आप सोचोगे स्प्रिंग से क्यों जोड़ रखा है, तो जब ये कॉइल करंट की वजह से घूमेगी, इसको डिफ्लेक्शन बोलते हैं। इस पे टॉर्क लगेगा और वो जो टॉर्क है वो इसको डिफ्लेक्ट कर देगा। तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है जब वो लगेगा, तो हमने इसको स्प्रिंग से जोड़ रखा है, तो वो स्प्रिंग क्या काम करेगी, वो स्प्रिंग इस पे एक और टॉर्क लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। जब भी आप स्प्रिंग को खींचते हो या आप स्प्रिंग को घुमाते हो, तो स्प्रिंग हमेशा एक टॉर्क लगाती है। अगर आप स्प्रिंग को मान के चलिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हो स्प्रिंग को पकड़ के, तो स्प्रिंग हमेशा एक टॉर्क लगाएगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जितना ज्यादा टॉर्क आप लगाओगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जितना ज्यादा आप स्प्रिंग को घुमाओगे, उतना ज्यादा टॉर्क लगाएगी वो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये स्प्रिंग का मेन काम होता है कि हमारी जो कॉइल होती है वो डिफ्लेक्ट होती है, तो उसको वापस लाने का काम करती है हमारी स्प्रिंग। समझ आ रहा है आपको? जैसे ही हमारी कॉइल में करंट पास हुआ, करंट पास होने की वजह से कॉइल हमारी डिफ्लेक्ट होगी, कॉइल हमारी घूमेगी, और स्प्रिंग क्या काम करेगी, उसको वापस उसकी जगह पे लाएगी। अब जितना ज्यादा हमारी कॉइल घूमेगी, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा कॉइल में, उतना ज्यादा टॉर्क हमारी स्प्रिंग भी लगाएगी उसको वापस लाने के लिए। तो यहाँ पे दो टॉर्क काम कर रहे हैं। एक चीज समझना आप, एक टॉर्क कौन सा है, जो स्प्रिंग जो हमारी कॉइल को घुमा रहा है। सो फर्स्ट टॉर्क इज रोटेटिंग द कॉइल, तो पहला टॉर्क हमारा कॉइल को रोटेट कर रहा है, और दूसरा जो टॉर्क लग रहा है वो स्प्रिंग की वजह से लग रहा है, जो उसको वापस उसकी पोजीशन पे ला रहा है। तो यहाँ पे दो टॉर्क काम कर रहे हैं। एक तो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क काम कर रहा है जो कॉइल को डिफ्लेक्ट कर रहा है, और एक आपका यहाँ पे रिस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है जो उसको वापस उसकी पोजीशन पे ला रहा है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक तो आपका रिस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है और एक आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग रहा है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका कॉइल में करंट की वजह से लग रहा है, और रिस्टोरिंग टॉर्क आपका स्प्रिंग लगा रही है। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज बताई है कि जितना ज्यादा, देखिए जितना ज्यादा स्प्रिंग घूमेगी उतना ज्यादा वो टॉर्क लगाएगी। अब जितना ज्यादा स्प्रिंग घूमेगी का मतलब क्या है कि जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा हमारे उस कॉइल में, उतना ज्यादा यहाँ पे रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा स्प्रिंग के थ्रू। तो मैं यहाँ पे एक रिलेशन ड्राइव कर रहा हूं आपके लिए। तो देखिए यहां पे मैं टाउ लिख रहा हूं, टाउ इज द टॉर्क। तो स्प्रिंग का जो टॉर्क लगेगा दैट इज रिस्टोरिंग टॉर्क। जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, थीटा के। अब ये थीटा क्या है, थीटा इज द डिफ्लेक्शन। थीटा हमारा किसको डिनोट कर रहा है, थीटा हमारा डिफ्लेक्शन को शो कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपके लिए, थीटा इज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल, थीटा इज द डिफ्लेक्शन। तो थीटा हमारा क्या है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन इन द कॉइल। कॉइल में कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, कितना कॉइल घूम रही है, कितने एंगल पे कॉइल घूम रही है, दैट इज कॉल्ड थीटा। अब देखिए जितना डिफ्लेक्शन होगा कॉइल में उतना ही रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा स्प्रिंग की वजह से, स्प्रिंग उतने ही टॉर्क से पीछे की तरफ खींचेगी। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे जो आपका रिस्टोरिंग टॉर्क होगा दैट इज इक्वल टू के थीटा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा तो कांस्टेंट आया। इसी के को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, या यहाँ पे हम इसको टोर्जन कांस्टेंट बोलते हैं। सो दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड टोर्जन कांस्टेंट। ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे टोर्जन कांस्टेंट होता है। ठीक है, क्या होता है हमारा यहाँ पे, के हमारा टॉर्जन यहाँ पे कांस्टेंट होता है। सो दिस इज द रिस्टोरिंग टॉर्क। तो ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, के थीटा हो जाएगी। अब एक और चीज देखिए, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग रहा है करंट की वजह से जो कॉइल घूम रही है दैट इज कॉल्ड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब वो कितना लगेगा, वो हम पीछे निकाल चुके हैं। जब हमने टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड निकाला था तो हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क निकाल चुके थे। वो कितना निकल के आया था, कैपिटल ए, कैपिटल आई, कैपिटल बी और कैपिटल ए। सो दिस इज द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल। तो कॉइल में जब करंट फ्लो करेगा उस पर इतना टॉर्क लगेगा जो उसको डिफ्लेक्ट करेगा, और स्प्रिंग से कॉइल अटैच है तो स्प्रिंग उसको एक टॉर्क लगाएगी उल्टी डायरेक्शन में जो उसको रिस्टोर करेगा, वापस उसकी पोजीशन पे लाएगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा, जितना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा उतना ही रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। स्प्रिंग में यही होता है ना, जितना आप स्प्रिंग को खींचते हो उतना ही वो फोर्स लगाती है।
तो इसका मतलब जितना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा, जितना वो कॉइल घूमेगी, उतना ही स्प्रिंग एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगी। तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो अगर मैं बात करता हूं इक्विलिब्रियम पोजीशन की, तो देखिए बहुत इजी टॉपिक है। सो एट इक्विलिब्रियम, सो मैं लिख देता हूं आपके लिए। सो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में देखिए होगा क्या यहां पे, बेसिकली जो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, जो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो इक्वल हो जाएगा किसके, आपके रिस्टोरिंग टॉर्क के। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके इक्वल हो जाएगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल हो जाएगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना है आपका, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है आपका NIBA, और रिस्टोरिंग टॉर्क आपका कितना है, दैट इज इक्वल टू K थीटा, वेयर थीटा इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, सो यहाँ पे हमारे जो थीटा है उसको मैं एक तरफ लिख रहा हूँ, तो थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा कम्स आउट टू बी NIBA अपॉन में K, ये मेरा थीटा आ गया। अब आप देख सकते हो N हमारा कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है और K कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो थीटा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू I। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया कि जो थीटा है, जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट फ्लोइंग इन द कॉइल। तो जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा हमारी कॉइल में, उतना ही यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा, उतना ही वो घूमेगी। जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, उसके बाद हम डिफाइन करते हैं एक और टर्म यहाँ पे। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन फिगर ऑफ मेरिट। तो देखिए हम गैल्वेनोमीटर की क्या डिफाइन करेंगे यहाँ पे, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन फिगर ऑफ मेरिट। गैल्वेनोमीटर की फिगर ऑफ मेरिट को डिफाइन करते हैं। और ये जो आपकी गैल्वेनोमीटर की फिगर ऑफ मेरिट है, इसको मैं डिनोट करता हूं कैपिटल G से। और हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि 1 यूनिट डिफ्लेक्शन में द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग। तो जब एक स्केल डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो एक स्केल डिफ्लेक्शन में कितना करंट फ्लो कर रहा है। सो हाउ मच इज द करंट दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। तो अगर मुझे गैल्वेनोमीटर में एक स्केल डिफ्लेक्शन चाहिए, तो उस एक स्केल डिफ्लेक्शन के लिए कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है उस गैल्वेनोमीटर में, दैट इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। समझ आया, नीचे सॉरी मैंने अल्फा लिख दिया, ये थीटा आएगा क्योंकि हम डिफ्लेक्शन को थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस मिस्टेक को सही कर रहा हूं मैं, यहाँ पे थीटा आएगा। सो फिगर ऑफ मेरिट जो होता है उसे मैं कैपिटल G से डिनोट करता हूं, जो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट भी कहलाता है। ये हम क्या, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द अमाउंट, इट इज, तो यूनिट डिफ्लेक्शन में कितना करंट हमें चाहिए, द अमाउंट ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग इन द गैल्वेनोमीटर विच प्रोड्यूसेस अ यूनिट डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। तो द करंट विच प्रोड्यूसेस वन स्केल डिवीजन इन द गैल्वेनोमीटर, दैट इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो वो करंट, तो मान के चलिए देखिए डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। ये मेरा यहाँ पे पॉइंटर है, तो मान के चलिए मेरा जो पॉइंटर है वो 0 पे है। सो माई पॉइंटर इज ऑन, तो स्टार्टिंग में मेरा पॉइंटर यहाँ पे 0 पे है, और जैसे ही करंट फ्लो हुआ तो ये हमारा पॉइंटर 1 पे पहुंच गया। तो जब ये पॉइंटर 0 से 1 पहुंचा, तो कितना स्केल डिफ्लेक्शन हुआ, 0 से 1 गया पॉइंटर, तो एक स्केल डिफ्लेक्शन हुआ। तो इस एक स्केल डिफ्लेक्शन में, इस एक स्केल डिफ्लेक्शन को होने के लिए जितना करंट फ्लो हुआ है हमारे गैल्वेनोमीटर में, दैट इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट। ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ करंट विच प्रोड्यूसेस वन स्केल डिवीजन, वन स्केल, जो एक स्केल डिवीजन हुआ है जितने करंट की वजह से एक यूनिट डिफ्लेक्शन हुआ है, जो दैट इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है। तो एक स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जितना करंट हमारे गैल्वेनोमीटर में फ्लो कर रहा है वो हमारा फिगर ऑफ मेरिट कहलाता है। चलिए उसके बाद लास्ट चीज देखते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो अब हम डिफाइन करेंगे क्या, गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी। सो हाउ इज द, व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो सेंसिटिविटी, तो अब हम डिफाइन करेंगे गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी क्या होती है। सो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, यू कैन से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और यू कैन से ओनली गैल्वेनोमीटर, बोथ हैव द सेम मीनिंग। ठीक है, सेंसिटिविटी क्या होती है गैल्वेनोमीटर की, देखिए एक गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव
हमारा जो गैल्वेनोमीटर होगा वो सेंसिटिव कब कब कहलाएगा? इफ इट शोज लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन अ यूनिट करंट और यूनिट वोल्टेज इज अप्लाइड टू इट। दोबारा सुनिए मैंने क्या बोला है, हमारा जो गैल्वेनोमीटर होगा वो सेंसिटिव कब कहलाएगा? व्हेन इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन इवन व्हेन ए स्मॉल करंट और वोल्टेज इज अप्लाइड टू इट। तो बहुत ही थोड़े से करंट फ्लो होने की वजह से भी अगर बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो वो हमारा गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव कहलाएगा। मतलब गैल्वेनोमीटर में बहुत ही थोड़ा सा करंट फ्लो कर रहा है, बहुत मामूली सा करंट, और उस मामूली से करंट फ्लो होने की वजह से भी वो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो वो गैल्वेनोमीटर हमारा सेंसिटिव होगा। और दूसरी भाषा में आप बोल सकते हो बहुत ही कम, बहुत ही स्मॉल वोल्टेज अप्लाई करने पे भी बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन शो कर रहा है गैल्वेनोमीटर, तो वो गैल्वेनोमीटर हमारा सेंसिटिव कहलाएगा। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं डेफिनेशन को। अ गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव if it shows a large scale deflection even when a small current or voltage is applied to it। तो बहुत ही थोड़े वोल्टेज या करंट अप्लाई करने पे भी हमारा बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो मैंने फिगर ऑफ मेरिट डिफाइन करी थी आई अपॉन थीटा, इसको आप लिख भी सकते हो यहां से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपका आई है, ये आपका थीटा है। तो जब आप इस इक्वेशन में इस थीटा को नीचे ले जाओगे आई के, तो यहां से जो आपका आई अपॉन थीटा निकलेगा वो कितना निकलेगा, इसको भी मैं डिफाइन कर देता हूं। तो आई अपॉन थीटा कम्स आउट टू बी, थीटा को नीचे ले जाओ, के को ऊपर ले आओ, सीधा आपको रीअरेंज करना है, तो ये आपका हो जाएगा के अपॉन एन आई बी ए। कितना हो जाएगा? के अपॉन एन आई बी ए। तो यहां पे आई अपॉन थीटा क्या हो जाएगा? के अपॉन एन आई बी ए। सो दिस इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो अब यहां पे मैं सेंसिटिविटी निकाल रहा हूं। देखिए दो टाइप की सेंसिटिविटी होती है, एक हमारी होती है करंट सेंसिटिविटी। कौन सी सेंसिटिविटी होती है? वन इज अवर करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी को देखते हैं होती क्या है बेसिकली। तो करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है? द तो देखिए कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है गैल्वेनोमीटर में जब वहां पे एक यूनिट करंट फ्लो कर रहा है। मतलब करंट सेंसिटिविटी को हम आई एस से डिनोट करते हैं, एस मतलब सेंसिटिविटी, आई मतलब करंट। और करंट सेंसिटिविटी हमारी होती क्या है? हमारा आई एस होता क्या है? सो आई एस इक्वल्स किसके इक्वल होता है ये? बेसिकली दैट इज इक्वल टू थीटा अपॉन आई। तो हमारा आई एस क्या होता है? थीटा अपॉन आई होता है। मतलब वन यूनिट करंट, अगर हमारे गैल्वेनोमीटर में एक यूनिट करंट फ्लो कर रहा है तो उस एक यूनिट करंट फ्लो होने की वजह से कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन अ यूनिट करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। तो मान के चलिए 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है गैल्वेनोमीटर में, तो उस 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो होने की वजह से कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है। जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा उस एक यूनिट करंट की वजह से उतनी ज्यादा सेंसिटिविटी होगी, दैट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। अब थीटा अपॉन आई की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। अगर मेरा आई अपॉन थीटा के अपॉन एन आई बी है, तो थीटा अपॉन आई क्या हो जाएगा? इसका उल्टा कर दो, एन आई बी अपॉन के। तो थीटा अपॉन आई क्या हो जाएगा? एन आई बी ए अपॉन के। सो दिस इज कॉल्ड अवर करंट सेंसिटिविटी। एक और सेंसिटिविटी होती है जिसे हम बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो डिफाइन करेंगे अब किसको? डिफाइन करेंगे अब यहाँ पे वोल्टेज सेंसिटिविटी को, कि भाई वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है। तो देखिए जिस तरीके से करंट सेंसिटिविटी होती है उसी तरीके से हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है। अब देखिए वोल्टेज सेंसिटिविटी को डिफाइन करते हैं। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है? वी एस से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू थीटा अपॉन वी। थीटा अपॉन वी का मतलब क्या होता है? द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन अ यूनिट वोल्टेज इज अप्लाइड टू इट। अगर मैं गैल्वेनोमीटर में यूनिट वोल्टेज अप्लाई करता हूं, यूनिट वोल्टेज का मतलब क्या होता है? अगर मैं 1 मिली वोल्ट वोल्टेज अप्लाई करता हूं तो कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा गैल्वेनोमीटर में। करंट सेंसिटिविटी में क्या था? अगर मैं यूनिट करंट पास कराता हूं तो कितना डिफ्लेक्शन होगा। और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है? अगर मैं यूनिट वोल्टेज अप्लाई करता हूं तो कितना डिफ्लेक्शन होगा। तो थीटा अपॉन वी हो गया, और ओम्स लॉ से हम क्या लिख सकते हैं? वी इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं। और थीटा अपॉन आई हम निकाल चुके हैं। थीटा अपॉन आई कितना है? ये रहा थीटा अपॉन आई, एन आई बी ए अपॉन के। तो थीटा अपॉन आई की जगह आप क्या लिख सकते हो? एन आई बी ए। सो एन आई बी ए
अपॉन में के और आर आपका पहले से प्रेजेंट है, ये निकल गया आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है? वोल्टेज सेंसिटिविटी इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर when a unit voltage is applied to it. Current sensitivity का मतलब the amount of deflection produced in the galvanometer when a unit current is applied to it. और figure of merit क्या होती है galvanometer की? ठीक है, the amount of current which produces one scale deflection in the galvanometer that is called figure of merit. तो एक scale deflection के लिए कितना current flow कर रहा है, that is called figure of merit. तो galvanometer को आप समझ गए। अब देखिए एक और चीज है, जो सेंसिटिविटी होती है galvanometer की वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो आपकी जो गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी होती है, जो आपकी गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी होती है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो देखिए सबसे पहला फैक्टर जो आपका होता है कैपिटल एन। कैपिटल एन मतलब आपकी नंबर ऑफ टन्स। तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टन्स होंगी उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, और जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतनी अच्छी डिफ्लेक्शन होगी। तो नंबर ऑफ टन्स पे डिपेंड करती है। सेकंड आपका एरिया ऑफ लूप पे डिपेंड करती है, जितना ज्यादा एरिया ऑफ लूप होगा उतना ज्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। थर्ड आपका मैग्नेटिक फील्ड बी पे डिपेंड करती है, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा सीधी सी बात है उतना अच्छा डिफ्लेक्शन होगा, उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। और चौथा डिपेंड करती है टॉर्जन कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट के पे। जो स्प्रिंग का टॉर्जन कांस्टेंट है जो मैंने के निकाला था उस पे डिपेंड करती है। जितना कम के होगा उतनी ज्यादा यहाँ पे सेंसिटिविटी होगी। तो इन चार फैक्टर्स पे सेंसिटिविटी डिपेंड करती है। तो आई थिंक आपको वीडियो क्लियर होगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या व्हाट्सएप पे मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। तो ये वाला जो हमारा चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ये यहाँ पे खत्म हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।